नमस्कार दोस्तों, अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की ज्ञान संबोधि में हम कृषि कानूनों पर चर्चा करेंगे। जो हाल ही में 3 कानून आए हैं सरकार की तरफ से, जो बिल लोकसभा में पेश होकर के कानून बने हैं, उन पर किसानों को क्या आपत्ति है। आज अन्नदाता सड़कों पर है और पिछले 1 हफ्ते से सरकार से अपनी बात मनवाने पर उतारू है। उसे कहीं ना कहीं चिंता है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसे एमएसपी नहीं मिल पाएगी, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मंडियों से इसका बाहर जाने का समय आ गया है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि अब ये मंडियां बंद रहेंगी। सरकार ने कानून में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि अब मंडी से बाहर भी जो है किसान अपना अन्न बेच सकता है, जिससे किसान को कहीं ना कहीं चिंता सता रही है कि धीरे धीरे कहीं मंडियों का अस्तित्व समाप्त ना हो जाए, कहीं जो है निजी क्षेत्र के लोगों को भी जो है एमएसपी की सुविधा ना दे करके कहीं हमारे अन्न का और हमारा जो भी हम अन्न पैदा करते हैं कहीं उसका निजीकरण ना हो जाए, कहीं व्यापारी ही किसान की फसल से लेकर के जो है और मंडी तक का सारा अधिकार उसके हाथ में ना आ जाए। इन सारी चिंताओं से आज का हमारा अन्नदाता कहीं ना कहीं प्रभावित है, कहीं ना कहीं चिंतित है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि उन कानूनों में क्या कहा गया है, वास्तव में पुराना कानून क्या था, नया कानून क्या है और किसान का विरोध क्या है। तो आइए हम कुछ तथ्यों से अपनी बात को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं, इन केंद्रीय बिंदुओं पर ही हम अपनी चर्चा को केंद्रित रखेंगे। देखिए, पहला बिंदु है, भारत में 86% किसानों के पास 5 हेक्टेयर से भी कम कृषि योग्य भूमि है। यह अपने आप में बहुत दुखद बात है। 5 हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि है तो आप समझ सकते हैं कि किसान बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं है। भारत में अगर हम एमएसपी की भी बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है बड़े बड़े किसान ही करीबन 6-7% के आसपास ही किसान जो है एमएसपी का लाभ ले पाते हैं, और वो भी बड़े किसान हैं जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, जब ज़्यादा हेक्टेयर में जिनके पास कृषि योग्य भूमि है या जिनके पास संसाधन ज़्यादा है, वही जो है ये बड़े बड़े लाभ उठा पाते हैं। नहीं तो आम तौर पर 5 हेक्टेयर से भी कम कृषि योग्य भूमि है भारत के 86% किसानों के पास। यदि हम दूसरे तथ्य पर बात करते हैं तो भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा परिवार जो है खेती किसानी पर निर्भर हैं। तो आप समझ सकते हैं 10 करोड़ परिवार का मतलब है, यदि हम एक परिवार के अंदर 5 सदस्य भी मानते हैं, पति पत्नी और 1 बच्चा और 2 माता पिता, तो करीबन 50 करोड़ लोग इस कृषि पर आधारित हैं। तो समझ सकते हैं सरकार के किसी भी कानून से यदि सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित होता है तो हमारा अन्नदाता प्रभावित होता है, जो सर्दी के दिनों में खेत में काम करके जाड़े की ऋतु के अंदर जो है जल देता है, पानी देता है अपनी कृषि योग्य भूमि को, गर्मी में तपती धूप में वो जो है फसल काट करके मंडियों तक पहुँचाता है और फिर वह अन्न हमारे घरों में आता है और जिसको हम खा करके हष्ट पुष्ट होते हैं। तो वास्तव में इसके पीछे अन्नदाता है। तो अन्नदाता की समस्या को उठाना मैं समझता हूँ हमारा परम कर्तव्य है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि सरकार कौन से 3 कानून लेकर के आई है। जैसा कि आपको पता है, सितंबर 2020 में लोकसभा सत्र में सरकार ने 3 बिल प्रस्तुत किए थे किसानों से संबंधित, और उन तीनों बिलों को जो है अब सरकार ने कानून का अमली जामा पहना दिया है और वो पूरी तरह से कानून बन चुके हैं। लेकिन हमारे अन्नदाता को उन तीनों कानूनों को लेकर के कहीं समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं उन्हें संदेह है सरकार की नीयत पर, कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पाएगा, उससे कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग ही, पूंजीपति वर्ग ही ज़्यादा समृद्ध होगा। तो आइए चर्चा करते हैं वो 3 कानून कौन से हैं। यदि हम कानून नंबर 1 की बात करते हैं, जो बिल के रूप में प्रस्तुत हुआ था लेकिन अब वह कानून बन गया है, वह कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। तो आवश्यक वस्तुएं क्या होती हैं? जो हमारे जीवन से सीधी जुड़ी होती हैं, जिसमें हमारी दालें आती हैं, जिसमें हमारी सब्जियां आती हैं, आलू प्याज टमाटर आते हैं, इस तरह की जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, ये कानून उससे संबंधित होता है। तो वो असल में पहले कानून क्या था, 1955 में आवश्यक वस्तु कानून लाया गया था। आवश्यक वस्तु कानून क्या था? आवश्यक वस्तु की जमाखोरी रोकने के लिए इस कानून को लाया गया था, क्योंकि ये आवश्यक वस्तुएं आम जन से जुड़ी होती हैं और इसमें किसान का शोषण होता है, पूंजीपति इसमें समृद्ध होता है और आम आदमी तक चीज़ महंगी पड़ती है, मध्यम वर्गीय परिवार ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए 1955 में आवश्यक वस्तु कानून लाया गया था। सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमत, उत्पादन और उनकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। इस कानून जो पहले कानून लाया गया था 1955 में, उसका उद्देश्य यही था,
यदि बाजार के अंदर किसी भी प्रकार से जमाखोरी होती है, किसी भी चीज़ का उत्पादन कम पहुंचता है, उत्पादित वस्तु कम पहुंचती है, तो सरकार उनके भावों को नियंत्रित कर सकती है और वो सारे अपने अधिकार में ले सकती है, आवश्यक वस्तुओं के जो अधिकार होते हैं, ताकि जमाखोरी को रोका जा सके और आम आदमी तक जो है उन चीज़ों को बिना किसी असुविधा के पहुँचाया जा सके और उस पर जो है किसी प्रकार की रोक ना लग सके। तो ऐसा अक्सर जो है प्याज, टमाटर और दालों के दाम बढ़ने पर ही देखा जाता था, जब सरकार अपने नियंत्रण में ले लेती थी। तो वो कानून 1955 में लाया गया था और वास्तव में जमाखोरी के खिलाफ कानून था। अब इस कानून को बदल करके सरकार क्या नया कानून लाई है? अब नया कानून क्या है? अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन और तेल की सप्लाई पर अब केवल अति साधारण परिस्थितियों में ही, अति साधारण परिस्थितियां कौन सी होती हैं? युद्ध की परिस्थिति होती है, अकाल की परिस्थिति होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, केवल उन अति असाधारण परिस्थितियों में ही अब सरकार का नियंत्रण रहेगा। अगर ये अति साधारण परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी तो सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अब व्यापारी कितना भी अनाज, दालें, तिलहन व अन्य आवश्यक वस्तुएं जमा करके रख सकते हैं। तो अब किसानों की आपत्ति क्या है कि अगर व्यापारी अपने पास इन चीज़ों का स्टॉक करके रखेगा, इन चीज़ों को संग्रह करके रखेगा, तो वो काला बाजारी को बढ़ाएगा और किसान को मुनाफा कम देगा और आप स्वयं मुनाफा ज़्यादा कमाएगा। इसी से जमाखोरी को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि आपको पता है, किसान हमारा इतना मजबूर है, बेबस है, इतना बेचारा है कि उसको फसल कटाई के बाद तुरंत उसको बाजार में बेचने की आवश्यकता होती है, कि उसका खर्चा ही फसल कटाई के बाद चलता है। उस फसल कटाई से जो पैसा आता है, उसी से उसके घर के बच्चों के कपड़े आते हैं, उसी से वो सारे साल का अन्न और अपने घर की जितनी भी उपयोगी चीज़ें होती हैं घर गृहस्थी से संबंधित, वो उनका संग्रह करता है। तो उसके पास जो है अपनी फसल को कहीं पर भंडारण करने का उसका उद्देश्य नहीं होता, ना ही उसको भंडार करके रख सकता। उसको तुरंत फसल काट करके तुरंत उसको नगद पैसे चाहिए होते हैं। अब इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में जब व्यापारी को हमने छूट दे दी कि वो कितना भी संग्रह कर सकता है, कितनी भी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको वो कितना भी उनका स्टॉक कर सकता है, तो व्यापारी क्या करेगा? इसमें किसान का लाभ उठाएगा और किसान से सस्ते दामों में लेकर के उसको लंबे समय तक स्टोर करेगा, क्योंकि अब सरकार ने नए कानून में उसको छूट दे दी है कि वो कितनी भी आवश्यक वस्तुएं अपने पास स्टॉक में रख सकता है। फिर उस समय आने पर उन चीज़ों की कालाबाजारी से खुद धनी हो जाएगा। अब किसानों का विरोध क्या है? किसानों का विरोध इस बात को लेकर है कि यह कानून तो व्यापारी को स्टॉक करने का अधिकार देता है, जिससे कालाबाजारी बढ़ेगी। इससे व्यापारियों को किसान की फसल से लेकर के बाजार तक पर कब्जा हो जाएगा, किसान की फसल से लेकर के बाजार तक पर कब्जा हो जाएगा और फिर वो सारे संसाधनों का खुद कंट्रोल करेगा। तो यह अपने आप में एक बड़ी स्थिति खराब है, इसलिए किसानों का विरोध है। इसलिए अन्नदाता चाहता है कि ये स्थिति ऐसी ना हो, इसमें जो है व्यापारियों को इस तरह का अधिकार ना दिया जाए ताकि वो किसी प्रकार ठगा हुआ महसूस ना करें। तो मुझे लगता है कि किसानों की आपत्तियों को सरकार को तुरंत प्रभाव से दूर करना चाहिए। अन्नदाता को संतुष्ट करेंगे तभी हमारा देश समृद्धि कर पाएगा, तभी हम विकास के आयामों को छू पाएंगे। अब आइए, हमारा दूसरा कानून क्या है? दूसरा कानून है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, इसका अर्थ क्या है? जो किसान की फसल पैदा हुई है उसका वो व्यापार कैसे करेगा, उसको वो बेचेगा कैसे, किन साधनों में जाकर के, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे वो अपनी फसल को बेच सकेगा, कहाँ बेच सकेगा, कहाँ उसको लाभ होगा, इस तरह की चीज़ें इस दूसरे कानून में है। यदि हम बात करें तो पहले ये कानून क्या था? पहले जैसा कि आपको पता है एपीएमसी हम एक तरह से मंडी को ही कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी को हम कहते हैं एपीएमसी। इसे सामान्य भाषा में आप मंडी कह सकते हैं, जहां किसान अपनी उत्पादित वस्तु को बेचने जाता है। तो होता यहाँ पर क्या है? यहाँ उत्पादन बेचने पर राज्य सरकारें व्यापारियों से टैक्स लेती हैं और मंडियों का संचालन करती हैं। सरकारी खरीद भी इन्हीं एपीएमसी में की जाती है, इन्हीं मंडियों में की जाती है और हर राज्य में जो है
एपीएमसी एक्ट होता है। एपीएमसी एक्ट का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा मंडी सुपरवाइजर होते हैं, मंडी में जो है आपके मंडी इंस्पेक्टर होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं व्यापारी जब किसान से फसल लेकर के मंडी में बेचने आता है तो उससे टैक्स वसूलते हैं, बदले में उसको सुविधाएं दी जाती हैं सरकार की तरफ से। उनको भंडारण के लिए जो है शेड वाली जगह दी जाती है, उनकी अगर बरसात आ जाती है तो किस प्रकार से उनको तिरपाल लगा करके अपनी उत्पादित फसल को बचाना है। तो इस तरह की जो मंडी के अंदर सुविधाएं होती हैं, उनके भंडारण की, उनके रख रखाव की, वो सारी की सारी सुविधाएं इस एक्ट के तहत दी जाती हैं, जिसके बदले में सरकार को जो है कुछ लाभ होता है। टैक्स के जरिए कई प्रकार के टैक्स होते हैं, उनसे सरकार को जो है कहीं ना कहीं उसके खजाने में पैसा जमा होता है, और बदले में सरकार जो उससे संबंधित कर्मचारियों को रखती है, जिसमें मंडी सुपरवाइजर होता है, मंडी इंस्पेक्टर होता है और दूसरे कर्मचारी होते हैं। तो पहले कानून तो ये था कि एपीएमसी के जरिए ही किसान अपनी फसल बेचेगा, लेकिन अब नए कानून में क्या है, नए कानून में अब मंडी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब एपीएमसी की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपने उत्पाद को बेच सकता है, चाहे तो वो अपने जिले में बेच सकता है, चाहे तो वो दूसरे राज्य में जाकर के भी बेच सकता है। दूसरे राज्यों में, जिलों में भी उसको अपनी फसल बेचने के लिए जो है एपीएमसी जो मंडियां होती हैं, जो मंडियों में उसको फीस देनी पड़ती थी, टैक्स देना पड़ता था, वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सरकार ने अपनी तरफ से ये बना दिया कि ऐसा करके जो है उसके पास काफ़ी सारे विकल्प आ जाएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, वो कहीं बाहर भी जा सकता है। लेकिन किसान का विरोध क्या है? किसान का ज़्यादा विरोध अगर हम माने तो इसी कानून को लेकर के है कि उसकी जो व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है, उसको कहीं ना कहीं खतरा लग रहा है कि अगर हम एपीएमसी से बाहर हो जाएंगे तो हो सकता है कल को मंडियां ही समाप्त हो जाएं, फिर किसान को अपना अनाज लेकर के यहाँ वहाँ घूमना भटकना पड़ेगा। हो सकता है कि उस दौरान उसका जो है व्यापारी पूंजीपति कहीं ना कहीं उसका शोषण करने लगे। यदि आप समझ सकते हैं, मैं घर से कहीं अनाज बेचने के लिए निकल पड़ा और मेरा अनाज नहीं बिक रहा है और व्यापारी के पास पैसे ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेगा? मुझे अपना अनाज बेचना है और मुझे किसी भी तरह से अपना अनाज बेचना है, मुझे जल्दी से जल्दी अपना अनाज बेच करके घर जाना है, तो मैं क्या करूँगा? उसे औने पौने दामों में बेच दूंगा और व्यापारी औने पौने दामों में खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि एपीएमसी की व्यवस्था खत्म हो गई है। धीरे धीरे अगर मंडी समाप्त हो जाए, अगर ये एक्ट ही समाप्त हो जाए, सरकार जो है एमएसपी पर लेना ही बंद कर दे। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि एमएसपी चलती रहेगी, हम एमएसपी में मना नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम किसान को समझा नहीं पा रहे हैं। किसान कहीं ना कहीं संदेह के अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पे संदेह है। तो किसान का इसमें तर्क क्या है कि जब सरकार पूरे देश में खरीद बिक्री का नियम बना रही है, जब सरकार कह रही है अपने जिले से बाहर, राज्य से बाहर भी आप जाकर के बेच सकते हो, तो उसे निजी क्षेत्र में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम एमएसपी कहते हैं, उसको अनिवार्य करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि किसान अपने जिले में फसल को बेचे या दूसरे राज्य में जाकर के बेचे, उसको कोई अपने क्षेत्र का व्यापारी उसकी फसल को खरीदे या बाहर के क्षेत्र का कोई व्यापारी उसकी फसल को खरीदे, उसका जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो अनिवार्य हो, निश्चित हो। वो कहीं ऐसा ना हो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर उसकी फसल को आंका जाए और वो बेचारा बाहर जा करके जो उसको ट्रैवलिंग पे उसका खर्च होगा, यातायात पर उसका जो खर्च होगा, वो भी उसको देना पड़ेगा और फिर उसको निर्धारित एमएसपी भी नहीं मिले, तो आप समझ सकते हैं किसान तो बिल्कुल जमीन में ही बैठ जाएगा। तो किसान अपनी तरफ से कहीं ना कहीं वो ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको सरकार की नीयत पर संदेह है। तो मैं समझता हूँ उसके इन संदेहों को हम सबको मिलकर के दूर करना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का भी उद्देश्य यही है कि सरकार का कानून क्या कहता है, पहले कानून क्या था और इसमें किसान का, अन्नदाता का विरोध क्या है, ताकि हम इस बात को जन जन तक पहुंचा सके और किसानों की समस्याओं को, अन्नदाता की समस्याओं को आम लोगों तक पहुंचा सके, ताकि समझ में आ सके कि यह आंदोलन चल क्यों रहा है। यदि अब हम तीसरे कानून नंबर 3 की बात करते हैं, तो कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि किसान एक आश्वासन चाहता है। वो क्या आश्वासन चाहता है कि उसकी एमएसपी किसी भी सूरत में जो है वापस नहीं होगी, उसकी एमएसपी को किसी भी प्रकार से कोई खतरा नहीं होगा। सरकार एमएसपी पर उसके जो है फसलें लेती रहेगी और उसको जो है जो उसके हक का है उसको मिलता रहेगा और कहीं पर भी जो है मंडी की व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। सरकारी दामों पर जो खरीद होती है उसकी फसलों की, वो हमेशा होती रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार धीरे धीरे इस मंडी व्यवस्था को समाप्त कर दे और उसको फिर यहाँ वहाँ अपनी फसलों को लेकर के अपनी
सामग्री को लेकर के भटकना पड़े, जिससे उसको समय और पैसे दोनों की बर्बादी होगी। तो इस कृषक कानून में क्या है, इस तीसरे कानून में क्या है, पहले कानून क्या था, इस कानून से पहले भी किसान और व्यापारी में एक एग्रीमेंट होता था, लेकिन कोई कानूनी तरीका नहीं था कि अगर दोनों में कोई विवाद पैदा हो जाए तो वो कहाँ जाएंगे। तो किसान और व्यापारियों में किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती थी, आपस में एक दूसरे को धोखा कर देते थे, तो पहले कानून क्या था कि इसकी शिकायत वो किसी थाने में भी कर सकते थे, और चाहते तो किसान या व्यापारी जो है सीधा जाकर के अदालत की शरण लेकर भी अपने इस विवाद को मिटा सकता था। लेकिन अभी इस नए कानून में क्या आ गया है, नए कानून में ये आ गया है कि यदि किसान और व्यापारी के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसे एक चैनल के थ्रू ही अपनी शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। पहले वो एसडीएम के पास जाएगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, फिर वहां से उसकी शिकायत जो है डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगी, फिर डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर के बाद जो है उसकी शिकायत जो है कोर्ट में जाएगी। तो कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। इस प्रोसीजर में, इस पूरे चैनल से जाते हो सकता है उसकी समस्या का निराकरण होते होते बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाए, और उसका जो है उसके पास इतना समय नहीं है। किसान जो आपको समझते हैं ना, अगर किसान जो है कोर्ट के चक्कर काटेगा, कचहरियों के चक्कर काटेगा, तो आप समझ सकते हैं वो खेती कहाँ से करेगा। पहले उसके पास खेती योग्य बहुत ज़्यादा जमीन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, फिर उसका विरोध क्या है कि विरोध उसका ये है कि विवाद निवारण के तरीके पर उसको आपत्ति है। पहले क्या होता था, यदि व्यापारी और किसान में किसी प्रकार का विवाद हो जाता था तो किसान या व्यापारी सीधा थाने में जाकर के शिकायत कर देता था कि व्यापारी ने मेरे साथ ये धोखा किया है, या व्यापारी ये कह देता था किसान ने मेरे साथ ये धोखा किया है, फसल कोई और दिखाई थी और बेचने के समय कोई और दिखा रहा है। ऐसी शिकायत वो सीधी थाने में भी कर सकता था और सीधी कोर्ट की भी शरण ले लेता था। लेकिन अब इस कानून के तहत क्या हो गया कि उसको एक चैनल के थ्रू ही अपनी शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। पहले एसडीएम के पास जाएगा, फिर कलेक्टर के पास जाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, और इसमें कोई समय सीमा तय नहीं है कि कितने दिन के बाद एसडीएम समस्या सुनेगा या कितने दिनों के बाद कलेक्टर से समस्या निकलेगी, या इन दोनों से समस्या सुनने के बाद कितने दिन के बाद जो है किसान या व्यापारी जो है कोर्ट के अंदर जा सकता है। तो यही एक आपत्ति जो है बनी है किसानों के लिए। इस तरीके में विवाद के निवारण की समय सीमा तय नहीं है। यह कानूनी तरीका किसान के लिए समय और पैसे की दृष्टि से अधिक खर्चीला है, जबकि व्यापारी के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी जो है इसमें किसान पर हावी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास धन का अभाव नहीं है, उसके पास कानूनी सलाह का अभाव नहीं है, उसके पास अपना एक वकील होता है, तो वो तो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन हमारा अन्नदाता कैसे चक्कर काटेगा। तो ये कुछ कानून हैं, इसलिए इनका विरोध हो रहा है। तो कुछ कानून ऐसे हैं, ये जो तीनों कानून सरकार ने अपनी दृष्टि से ठीक बनाए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो किसानों को ढंग से समझा नहीं पाई है। तो आज आवश्यकता है जो सरकार ने कृषि बिल कानून के रूप में लागू किए हैं, कृषकों तक इनको पहुंचाया जाए और हमारे देश के अन्नदाता को समझाया जाए, उसे आश्वस्त किया जाए कि ये कृषि बिल, ये कृषि कानून किसी भी प्रकार से उस अन्नदाता के खिलाफ नहीं है। ये कृषि कानून जो है अन्नदाता की उन्नति और तरक्की के लिए ही बनाए गए हैं। इससे अन्नदाता को लाभ होगा और भविष्य में हमारा किसान समृद्ध होगा। तो मैं समझता हूँ केंद्रीय बिंदुओं के माध्यम से यह चर्चा जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, सरकार के द्वारा पारित ये जो नए बिल कानून के रूप में आए हैं, इनको आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। यदि मेरा यह लेक्चर आपको समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले फिर किसी ज्वलंत टॉपिक पर आपसे फिर रूबरू होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।